Hello students, welcome to Chemistry Made Easy with Monica. This is the next topic of chapter Metals and Non-Metals, reaction of metals and non-metals. Simply ionic bonding. Now before I start with what is ionic bonding, let us recall few topics from 9th standard. First of all, structure of atom. In an atom, in the center there is a nucleus present. In that nucleus we have protons and neutrons. Protons are positively charged and neutrons do not have any charge. So all the positive charge of an atom is concentrated in this small nucleus. Now outside the nucleus there are some energy levels or energy shells which are called as KLMN energy levels or energy shells. Now K shell can have maximum of 2 electrons, L can have 8, M can have 18, N can have 18 and so on. It is based on the formula 2n square. The filling of electrons in these energy shell take place based on the formula 2n square. Now electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons are neutral. That means they do not have any charge. If I talk about atomic number, electrons और इंग्लिश वाला और या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन किसी का भी नंबर अगर आप जानते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा. क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? क्योंकि देखिए ये दोनों के ऊपर चार्ज है. अगर तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी न्यूट्रल होंगे ना, तभी एटम न्यूट्रल होगा. जब एटम न्यूट्रल होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो एटम कहलाएगा. अगर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो वो आयन कहलाएगा. दैट मीन्स आयंस आर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स. अब एक और चीज़, हमें आयंस बनाने ही क्यों हैं? वाई? टू ऑब्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. ना हाउ टू डू दैट? एक चीज़ और पहले समझ लेते हैं, व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स. देर आर 7 horizontal rows in your periodic table. 7 horizontal rows. I have drawn only 4 because in your 10th standard syllabus you have to study only till atomic number 20 calcium. So I have drawn only this much. This does not mean कि आपका periodic table ही इतना बड़ा होता है. Periodic table में 7 periods होंगे और 2 उन periods के बीच के जो lengthanides और actinides हैं वो अलग से नीचे भी 2 rows लिखे होते हैं. लेकिन हमको क्योंकि 20 तक पढ़ना है इसलिए मैंने ये छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया. तो जितने भी ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितने हैं? 7. इनको हम बोलते हैं पीरियड्स. और जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, देखिए टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल वर्टिकल कॉलम्स 18 हैं. इनको बोलते हैं ग्रुप्स. और हॉरिजॉन्टल रोज 7 हैं, उनको बोलते हैं पीरियड्स. अब हम किसी भी पीरियड से अपना आयनिक कंपाउंड बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं या समझने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं. तो मैंने लिया सेकंड पीरियड. फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. सेकंड पीरियड लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. नंबर 3 एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. नियॉन के ऊपर देखिए हीलियम है, नियॉन के नीचे आर्गन है. नंबर 18 एंड नंबर 2 फॉर हीलियम. यहाँ पे लिथियम के नीचे सोडियम है नंबर 11 और पोटेशियम है नंबर 19. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 1 आपने पढ़ा है बोहर्स मॉडल 9th स्टैंडर्ड में. उसके हिसाब से 2 1 4 है तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8. अब कोई भी एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि वो एक स्टेबल स्टेट में रहे.
स्टेबल स्टेट में रहने के लिए अगर उसके पास सिर्फ के शेल है, एक ही शेल है, के शेल, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उसके पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें वो सिर्फ के शेल ही होगा उसमें, और उसको कुछ भी और ज़रूरत नहीं है। जैसे हीलियम, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ के शेल है, तो इसको ना किसी से लेने की ज़रूरत है ना किसी से देने की ज़रूरत है, वो स्टेबल है, नोबल है। लेकिन अगर तो मेरे पास एल शेल है तो वो उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो अनस्टेबल रहेगा। तो इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं मेटल्स। मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और इधर वाले ये होते हैं नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक भी बोलते हैं इनको, ये होते हैं नॉन मेटल्स। और कुछ इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, इनको बोलते हैं एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अब अगर हम लिथियम की ही बात लें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम लूज कर देगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे के शेल में, और उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पीरियड के ऊपर वाले नोबल गैस जैसा हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन के पास हैं 7, अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ 8 हो जाएंगे, तो वो नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ये सब नोबल गैसेस हैं, वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखिए लिथियम के पास एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर 3 होने का क्या मतलब है, उसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बोल रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो लिथियम के ऊपर चार्ज आ गया +1 का। ये एक जो प्लस है ये तो रह गया ना, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया +1 का, लिथियम के ऊपर चार्ज आ गया। अच्छा, ये देगा किसको, जिसको ज़रूरत है। कितने की, 1 की। किसको ज़रूरत है, फ्लोरीन को। फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फ्लोरीन के पास गया, फ्लोरीन के पास क्या हुआ, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब अभी फ्लोरीन -1 हो गया, लिथियम यहाँ पे +1 था, फ्लोरीन यहाँ पे -1 हो गया। तो अब इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों ने दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की ना। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, इसने 1 ले लिया तो इसको नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपके टीचर ने बोला कि आप क्लास में तभी आ सकते हो जब आपके पास 8 बुक्स हों। 8 बुक्स क्यों, 8 पीरियड्स तो 8 बुक्स। अगर 8 से कम बुक्स रहेंगी तो आप आपस में झगड़ा करेंगे कि भाई मेरी बुक है या तेरी बुक है, आपको जब लेना देना पड़ेगा। तो एक बच्चे का नाम है डोनर और एक बच्चे का नाम है एक्सेप्टर। डोनर को स्कूल आना पसंद नहीं है और एक्सेप्टर को स्कूल आना बहुत पसंद है। तो डोनर ने एक फर्स्ट डे क्या हुआ, डोनर लाया 1 बुक, एक्सेप्टर लाया 7 books. See, we are only talking about those electrons which are participating in reaction. Innermost ये जो K shell है ये filled है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं वो L shell की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, डोनर ने लाई 1 बुक और एक्सेप्टर ने लाई 7 books. टीचर ने बोला है 8 बुक्स होंगी तभी बैठोगे क्योंकि तभी स्टेबल होगे। तो अब आप क्या करोगे, डोनर विल गिव 1 book to the acceptor. Donor is also happy, acceptor is also happy, right? Second day, donor brought 2 books, acceptor brought 6 books. What is the best possible option now? Donor will give 2 books to acceptor and donor will go home and enjoy because he does not want to come to the school, and acceptor will enjoy in the school because he want to study. Third day, donor brought 3, acceptor brought 5. Best option, give 3, donate 3.
and go home, right? So this way what they are doing, they both of them are gaining stability. उसको घर जाना पसंद है तो उसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, इसको स्कूल जाना पसंद है तो इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई। प्रॉब्लम कहाँ आई? फोर्थ डे। फोर्थ डे में क्या हुआ, दोनों 4-4 लेकर आ गए, डोनर भी 4 बुक्स लेकर आ गया, एक्सेप्टर भी 4 बुक्स लेकर आ गया। यहाँ पे शुरू होगा शेयरिंग, which we will be doing in another video, क्योंकि that is about covalent bonding. Here today we are doing only ionic bonding. So understood how this ionic bond is formed. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। जब हम और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम केवल अल्टीमेट जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जो कंप्लीट शेल्स हैं उनकी बात नहीं करते। जो इनकम्प्लीट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है जो इनकम्प्लीट है, हम सिर्फ उसकी ही बात करते हैं। तो सोडियम में दो सोडियम आयंस लिए, 2 सोडियम एटम्स लिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिया। अभी ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो एक सोडियम ने 1 दिया, दूसरे सोडियम ने दूसरा दिया, तो दोनों सोडियम के ऊपर Na2, दोनों सोडियम के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन एक ही ऑक्सीजन एटम तो एक ही है ना, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आए। अंडरस्टूड? नाउ बिकॉज ये तो देने लेने का चक्कर है ना, कि किसने कितने दिए, किसने किसको नहीं दिए, तो याद भी तो रखना पड़ेगा भाई, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, किसने किसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो हमने यहाँ हिसाब रखा, क्या हिसाब रखा? 2 सोडियम ने 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, इस ये फॉर्मूला से पता चल रहा है आपको कितने सोडियम थे? 2। उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? देखो ये नेगेटिव, ये जो 2 आया है वो यहाँ से आया ना, ये 2 कहाँ से आया? कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे आपने, तो 2 सोडियम कहाँ से आया? यहाँ से। एक ही फॉर्मूला से आपको 2 अलग अलग चीज़ें पता चल रही है। 2 सोडियम ने 1 ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और 1 ऑक्सीजन ने 2 सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये हिसाब भी फॉर्मूला आपको बता देता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281 और इसका 287। यहाँ पे इसको अगर सिर्फ 8 रह जाए यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। टोटल नंबर हो जाएगा 10, 2 + 8, और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 287 अगर एक और मिल जाए, 288 हो जाए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा? ये आर्गन हो जाएगा, 288 हो जाएगा, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आर्गन का एटम नहीं बन जाएगा ये, इसको आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपने आप को प्लस बना लिया। लेकिन हुआ क्या, जब ये सोडियम का एटम था तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे और कितने प्रोटॉन्स थे? एटम में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे, तभी तो एटम था। तो K में 2, L शेल में 8 और M में 1। इसी तरह से क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और 7 प्रोटॉन्स थे। अब जब ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास जा रहा है, ये क्लोरीन के पास जा रहा है, तो क्या हो गया? यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास जा रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का निकल गया और क्लोरीन के पास चला गया, तो सोडियम के पास कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? प्लस। और क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन के पास आ गया और दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, जिसको कि हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं आयोनिक बॉन्ड की, कि कैसे आयोनिक बॉन्ड बना वो भी एक बार समझ लेते हैं। द पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस।
So what happens when this is formed? We observe an electrostatic force and get attracted to form a bond. इसका मतलब रिक्वायरमेंट क्या है आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए? दो एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए जो यूजुअली मेटल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए जो यूजुअली एक नॉन मेटल होता है. अच्छा, इनके आयनिक बॉन्ड्स के और भी अलग अलग नाम हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. वाई? बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड because the concept of valence electron is explained और undertaken. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की बात हो रही है ना, इसलिए उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. अच्छा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल नेचर. मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स, वेरी वेरी हार्ड, ब्रिटल, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. वाई? क्यों हार्ड है, क्यों सॉलिड है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो दे हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अगेन वाई? व्हाट इज द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break the strong inter-ionic bond. मदद की ना भाई, डोनर ने और एक्सेप्टर ने एक दूसरे को मदद की, हेल्प किया, तो जो मदद वाला बॉन्ड होता है वो तो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है ना. तो इसलिए considerable amount of energy is required to break that strong inter-ionic bond. Now if I talk about conduction of electricity, conducts in solution form as they change into और चेंज टू आयंस और इन मोल्टन स्टेट. जैसे ही आप, सबसे कॉमन एग्जांपल कॉमन सॉल्ट का, NaCl का, आप पानी में डालते हो वो डिजॉल्व हो जाता है ना, तो उस समय पे वो कंडक्ट करेगा. सॉलिड सोडियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि उस समय उसमें आयंस नहीं बने. वो एक मॉलिक्यूल है NaCl का, जब आपने पानी में डिजॉल्व किया तो उसमें आयंस बन गए Na+ और Cl-, देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Why it conducts? Because the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are overcome due to heat. Thus, ion moves freely and conducts electricity. जब आप हीट कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो आप एनर्जी दे रहे हो ना, उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है और आयंस बन जाते हैं और फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी फर्दर कंडक्ट हो जाती है. If we talk about solubility, they are soluble in water, but they are insoluble in kerosene and petrol. So with this, I come to the end of this video. Next video, I will be taking about occurrence of metals and extraction of metals. Till then, take care. Goodbye.